तो अंदर मैंने बताया आपको कि खेती का सारा दारोमदार प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। खेती में अगर मैंने प्रकृति की व्यवस्था को समझ लिया, प्रकृति की व्यवस्था में जीना सीख गए और प्रकृति की व्यवस्था को सही बना लिया तो खेती में किसी निवेश की ज़रूरत, मतलब कोई भी निवेश, अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छे पेस्टिसाइड, पानी, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारी प्रकृति की व्यवस्था और ज़मीन खराब हो गई तो कितने भी निवेश डाल लेना, कितने भी निवेश, हमारी खेती जो अच्छी नहीं हो सकती। आज की तारीख में जैसे 17वीं शताब्दी में हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादक देश था। हमारे यहाँ का खाद्यान्न यानी ज्वार, बाजरा, चना, मटर, मसूर विदेश जाता था। तब कागज़ का नोट तो चलता नहीं था, तो क्या आता था बदले में? सोना चांदी आता था। तो हर घर में सोना चांदी, हर किसान के घर में 2, 4, 10, 15 किलो चांदी, जैसा किसान था 10, 20, 50, 100 तोला सोना उसके यहाँ होता था। फिर धीरे धीरे मुगलों से अंग्रेज़ों ने सत्ता छीनी। मुगलों ने खेती में कोई हाथ नहीं डाला, उन्होंने देश की खेती पर कोई दिमाग नहीं लगाया। अंग्रेज़ों ने खेती पर दिमाग लगाया, खेती पे टैक्स लगाए, खेती का पूरा स्वरूप बदल दिया। तो खेती में जब हमारे देश का किसान, खेती में टैक्सेशन प्रणाली इतनी ज़बरदस्त हो गई तो लोगों ने कहा कि यार बेकार है 50 बीघा खेती करना, इतना तो टैक्स में ही चला जाता है। तो खेती का रकबा गिरने लगा। जैसे हमारे देश का जो भौगोलिक एरिया है आज़ादी के बाद 1250 हेक्टेयर, मतलब 12 करोड़, 12.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन थी 47 में, और आज खेती योग्य ज़मीन हो गई 14.5 करोड़ हेक्टेयर। आप कहेंगे कि खेती तो साहब घट रही है, आप बढ़ा रहे हो। इतनी बस्तियां बस गई, सड़कें बन गई, उसके बावजूद भी खेती का रकबा बढ़ गया क्योंकि हमने जंगल बहुत काटे। तो आज 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में खेती हम करते हैं और 1947 में 50 में हम केवल 6 करोड़ हेक्टेयर में खेती करते थे। 12.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन थी, लेकिन खेती कितने में करते थे? 6 करोड़ में। तो 6 करोड़ हेक्टेयर में जब खेती करते थे तो 50-60 मिलियन टन हमारे पास खाद्यान्न था। और 17वीं शताब्दी में हम पूरा 1250 हेक्टेयर में खेती करते थे, तो हम दुनिया भर को खाद्यान्न निर्यात करते थे। तो आज़ादी के बाद 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो उस समय तो मजबूरी थी, कोई बात नहीं, कि भाई बढ़ती हुई आबादी को भरपेट भोजन खिलाना है। तो हरित क्रांति के अंतर्गत ये हुआ उन्नतशील बीज आए, फिर उन्नतशील बीज के लिए बोले उन्नतशील खादें आए, फिर बोले कि कुछ दिन बाद समय बीता तो बोले उन्नतशील फसल पैदा करनी तो सिंचाई के साधन भी बढ़ाने पड़ेंगे। फिर इधर अंग्रेज़ों के पीरियड में बैलों की संख्या कम हो गई थी, क्योंकि जिस किसान को 50 बीघा खेत जोतना था तो उसके पास 2 जोड़ी बैल होते थे। फिर आगे चल करके जब उसको लगा कि 15 बीघा खेती करना तो 1 जोड़ी बैल उसने बेच दिया था ब्रिटिश पीरियड में। तो बैलों की संख्या कम हो चुकी थी। अब देश को पूरे 14 करोड़ हेक्टेयर में खेती करवानी थी, तो क्या हुआ? मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर इतनी अच्छी मशीन थी कि एक किसान लाया जिसके पास पैसा था 45,000, तब 40,000 में ट्रैक्टर आया करता। फिर उसने कहा यार हम तो ले आए ट्रैक्टर और अपनी ज़मीन जोत लेते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी भी 2-4 हमसे जुतवाने लगें तो कुछ 2 पैसा
तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि काय के लिए एक जोड़ी बैल, सानी, चारा, बांधा, छोरी करो, पानी पिलाओ। तो पड़ोसी को भी अच्छा लगा, उसने भी बैल बेच दिया। अब वो भी उस किराए के ट्रैक्टर से खेती। धीरे धीरे 1960 के बाद ये सिलसिला चला और मुझे याद है कि मेरे गांव में सन 72 में पहला ट्रैक्टर आया था। और अब क्या हुआ कि अब गांव में 14-15 ट्रैक्टर हो गए और बैल किसी किसान के पास नहीं बचा। तो अब समझना, आज देश में 10% किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, 90% किसान किराए के ट्रैक्टर से खेती। दूसरा, पहले लोग ज्वार बाजरा, खरीफ में ज्वार बाजरा, उर्द, मूंग, अरहर बोते थे और रबी में बिजरा, चना, सरसों, मसूर बोते थे। और आप याद कर लेना कि 1970 और 80 के दशक तक हम बारिश की नमी में ही रबी की फसल बो देते थे, यानी पलेवा की जरूरत और ना किसी सिंचाई की जरूरत थी। ठीक है ना। आज हमें पलेवा भी देनी पड़ती है, एक सिंचाई भी करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर भी डालना पड़ता है, बीमारी भी लगती है, कीड़ा भी लगता है। तो हमें फसल को पोषक तत्वों के नाम पर हमें रासायनिक उर्वरक देने हैं, फिर बीमारी के लिए फफूंदनाशक देना है, फिर कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालना है। फिर चूंकि बैल गाय कम हो गए, पशु कम हो गए, पहले भी फसलों के बीच में खरपतवार उगते थे, लेकिन तब खरपतवार लोग उखाड़ के लाते थे, पशुओं को खिलाते थे। वही खरपतवार अब भी है, लेकिन अब चूंकि पशु कम हो गए, गांव का मजदूर दिल्ली चला गया तो मजदूर भी नहीं है, तो अब हमें फसल सुरक्षा रसायन मतलब खरपतवार भी मारने पड़ते हैं। तो खेती में भारी भरकम हमारा लागत लगती है। प्राकृतिक खेती करनी है आज। जैसे 1990 में हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया था। 1960 में मेरे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी 60 मिलियन टन, और 30 साल हरित क्रांति के कार्यक्रम, उन्नतशील बीज, सिंचाई के साधन, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, आप पढ़ना कहीं डाटा, तो 1990 में मैं आत्मनिर्भर बन गया था। 30 साल में मेरे देश का खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया था? 190 मिलियन टन, 60 मिलियन टन से बढ़ करके, यानी 3 गुना से ज्यादा। लेकिन 90 के बाद हमको कुछ और भी चीजें दिखी। क्या दिखा? कि हमारी जमीन अब 90 के बाद जिस 60, 75, 80 के दशक में आप बिना पलेवा के चना, मटर, मसूर बो देते थे, अब उन खेतों में पलेवा करके बोने की जरूरत आज महसूस होने लगी। पहले पानी नहीं लगाते थे, अब पानी लगाने की जरूरत महसूस होने लगी। पहले फर्टिलाइजर नहीं डालते थे, अब डीएपी डालने की, यूरिया डालने की जरूरत महसूस होने लगी। पहले बीमारियां नहीं लगती थी, अब बीमारियां भी लगने लगी। पहले कीड़े नहीं लगते थे, अब कीड़े भी लगने लगे। तो ये जो नई नई चीजें प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम के समाधान के लिए किसान आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी उसको आगे 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 ले जाती गई, और अब जमीन बंजर होने की कगार पर है। जमीन के नीचे का पानी भी खत्म हो गया, ऊपर बायोडाइवर्सिटी में वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु भी खत्म हो गए। आदमी भी बीमार होकर अस्पताल में जाने लगा। भोजन में स्वाद नहीं रहा, भोजन में पौष्टिकता नहीं रही। लेकिन अब इस बीच एग्रीकल्चर के धंधे में जितने लोगों ने अपने अपने धंधे बनाए थे, अब वो धंधा बंद नहीं करना चाहते। जैसे फर्टिलाइजर के कारखाने और नए नए पैदा हो रहे हैं, फर्टिलाइजर बेचने वाले नए नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड बेचने की नई नई दुकानें खोली जा रही हैं, कृषि यंत्र, बोरिंग का सामान, ट्रैक्टर बेचने वाले। तो अब सत्य क्या है कि खेती का ये जो बुरा दौर चल रहा है, जिसमें किसान जो धनाढ्य था, जिसके यहाँ 10-20 किलो चांदी थी, 10-20-50 तोला सोना था, उसका सोना बिक गया, चांदी बिक गई, और आज वो कर्ज में डूब गया। लेकिन कोई सत्य बोलने को तैयार नहीं है, ना किसान सत्य सुनना चाहता है, ना कोई एजेंसी सत्य बोलना चाहती है। तो यहाँ चिरगांव में तो जो लोग आते हैं, मैं उनको सत्य बताता हूँ, मेरा पूरा स्टाफ उनको सत्य बताता हूँ। खेती का सत्य क्या है?
अगर आप वो जान के जाएंगे तो आपकी खेती आसान हो जाएगी। देखिए आप, हम फसल उगाते हैं, कोई भी फसल बोएंगे कहां बोएंगे? जमीन में, खेत में बोएंगे। हम फसल खेत में बोएंगे, ध्यान रखना। ये धरती माँ है, इसको हम क्या बोलते हैं? धरती माँ। अगर माँ मेरी मजबूत है, माँ मेरी संपन्न है, माँ मेरी समृद्धशाली है, माँ के आंचल में इतना दूध है कि कोई फसल बोगे तो माँ उसको पिला सकती है, तो बताइए आप रासायनिक उर्वरक की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो खेत माने माँ की समृद्धि का मतलब है कि इस जमीन में एक पदार्थ होता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। आज की भाषा में इसको हम जीवांश कार्बन कहते हैं। जीवांश कार्बन बोलते हैं। अगर किसी जमीन में ये जीवांश कार्बन 1% से अधिक है, सुनना बात को, जो मैंने बोला 1960 और 70 के दशक में खेत में बिना पलेवा के हम फसल बो देते थे, तो क्या था? तब हमारे 1960-70 के दशक में खेतों में 0.60% जीवांश कार्बन था। होना तो चाहिए 1%, लेकिन था कितना? 0.6%। तब मैं बिना पलेवा के फसल बो देता था, बिना सिंचाई के फसल काट लेता था। आज हमको पलेवा देनी पड़ती और सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये जीवांश कार्बन अब घट के कितना हो गया? 0.30%। यानी कि 1970 के दशक के बाद आज जीवांश कार्बन घट करके रह गया आधा। तो जीवांश कार्बन से ही सारा खेल है। अब जब धरती में जीवांश कार्बन कम हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब फसल बोगे तो उसकी बढ़वार उतनी अच्छी नहीं होगी, तो यूरिया डीएपी देनी पड़ेगी। जब जीवांश कार्बन कम हो गया तो जमीन को पानी, जमीन की पानी धारण करने की सामर्थ्य घट गई, इसलिए पलेवा करके जुताई करनी पड़ेगी। क्योंकि जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कमजोर हो गई तो हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। जीवांश कार्बन कम है यानी जमीन बीमार है, तो फसलों में बीमारियां लगेंगी, तो आपको फंजीसाइड डालने पड़ेंगे। आज देश में करीब करीब 3, 4, 3.5 लाख के आसपास किसान जो हमसे जुड़े हैं, वो 2, 4, 10, 15, 20 फ़ोन डेली आते हैं, और कुछ हमारे जो यहाँ आ चुके हैं वो भी हमको फ़ोन करते हैं, शशांक साहब हमारे टमाटर के पत्ते सिकुड़ रहे हैं। अब वो प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए, लेकिन पत्ता सिकुड़ा पा गए तो उन्होंने तुरंत हमको फ़ोन किया या उसका फ़ोटो खींच के भेजा। कोई किसान कहता है शशांक साहब गन्ने की पत्तियां पीली पड़ रही, कोई कहता है अमरूद में कीड़ा लगा है, कोई कहता है भिंडी में ऐसा हो गया, करेला में ऐसा हो गया। तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि अभी तक आपकी जितनी भी समस्याएं हो, आप फतेहपुर के किसान हो, आपने मिर्च में बीमारी आई, मिर्च में खूब दवाएं डाली, लेकिन बीमारी ठीक नहीं कर पाए। आप हर साल घास को मारते हो, लेकिन घास खत्म नहीं कर पाए। आप कितने बार दीमक को मारने की दवा डाल चुके, लेकिन दीमक खत्म। तो सुनिए, मैं कहता हूं कि एक अस्थायी उपाय क्यों खोजते हो? एक स्थायी उपाय की ओर चलते हैं कि जहां पर हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि अब हमारे यहां समस्या आए ही ना, हमारी फसल में कोई समस्या आने ही ना पाए। तो इंसान क्या है? इंसान इस धरती का मैनेजर है। किसान क्या है? मैनेजर है। खेती कौन करता है? जैसे आपने खेत में कोई बीज बोया, खेत में एक बीज बोया गेहूं का,
तो आपने किया क्या है, आपने 3 बार 4 बार खेत जोता और बीज आप बो दिया है। अब बीज जमेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बीज जमा सकते हो, बीज का जमना न जमना ये प्रकृति पर निर्भर है। फिर बीज जब जम गया तो उसका बढ़ना और ना बढ़ना प्रकृति पर निर्भर है। फिर बीज में फूल आए ना आए ये प्रकृति पर निर्भर है। फिर उसमें दाने अच्छे पड़े कमजोर पड़े प्रकृति पर निर्भर है। फिर ओला गिर गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, नमी कम हो गई, सूखा पड़ गया, प्रकृति पर निर्भर है। हम केवल बीज बोए हैं और यूरिया डीएपी डाले हैं, कभी पेस्टिसाइड डाले और फिर फसल काटने गए। हमने केवल 4 काम किए, पानी देना, वो भी जमीन के नीचे का निकाल करके, पेस्टिसाइड डालना यानी जीव जंतुओं को मारना, और फिर फसल की कटाई कराना, और फिर कटाई करने के बाद खेत में आग लगा देना। जब आप आग लगाते हो तो खेती का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसान एक ऐसा प्राणी है जो धर्म की रक्षा करता है, और उसका काम है, किसान की एक सोच होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये भाव लेके चलता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे पार्वती माँ, हे भगवती, इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी और निरोगी बना रहे। प्रत्येक प्राणी, मनुष्य ही नहीं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, तितली, मधुमक्खी, सब प्राणी सुखी और निरोगी। मित्र, ये खेती का धर्म है, खेती का विज्ञान है, खेती का सिद्धांत है कि हमें यहां किसी को मारने का प्रयास तो करना ही नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब है मुझे प्रकृति की, भगवान की व्यवस्था को ठीक करना है, और प्रकृति की व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था है खेत की। तो खेत की व्यवस्था को ठीक करना, जलवायु को ठीक करना, जैव विविधता को बरकरार रखना, आज की तारीख में ये बातें कोई आपको बताता क्यों? क्योंकि किसान को अगर ये सत्य पता चल गया, जैसे मैं आज बता रहा हूं, तो बहुत सारे लोग नहीं सुनते, क्योंकि मैंने बोला सत्य कोई सुनना चाहता नहीं है और सत्य कोई बोलना भी नहीं चाहता। तो सत्य आपको कोई बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता? कि मैंने बोला कि जब 90 के दशक के बाद पता चला कि भूगर्भ जल स्तर नीचे चला गया, जमीन में जीवांश कार्बन कम होने लगा, चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, केंचुआ, नेवला सब मरने लगे, इंसान बीमार होकर के अस्पताल में जाने लगा। अब लोगों ने कहा सत्य तो बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है सत्य कि इन समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर ये सत्य पता चल गया आम इंसान को, तो फिर मेरी जो दुकानें स्थापित की हैं मैंने, जो उद्योग में धंधे मैंने लगाए हैं, इनका क्या होगा? क्योंकि जिस दिन किसान को ये पता चला कि हमारा केवल एक पहला कर्तव्य है कि जमीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा के 1% कर दूं, तो फर्टिलाइजर के कारखाने सब, पेस्टिसाइड के कारखाने सब, बोरिंग कराने वाला सारा सिस्टम खत्म। क्योंकि पहले गांव में किसके यहाँ बोरिंग थी? आज के ठीक 50 साल पहले आपको ले चलते हैं, जरा मन की आंखों से जाओ। गांव में जो 1-2 तालाब थे, तालाब के किनारे लोग गेहूं बो लेते थे। अगर नहर नहीं थी तो पूरे मौजे में क्या बिजरा बोया गया, यानी जौ चने का मिक्सचर, या चना या मटर या मसूर या अलसी या राई, और प्यार से होती थी, लागत कोई नहीं थी, तो किसान को मुनाफा था, फायदा था। किसान के ऊपर कोई कर्जा नहीं था, आनंद था, गांव में आनंद ही आनंद था। लेकिन अब क्या हुआ? अब देखिए,
कि जब मेरे पास देश में 60 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता तो किसान आनंद में था। आज देश में खाद्यान्न उत्पादन हो गया 350 मिलियन टन। अब आप चीज बताइए, देश के जो किसान 60 मिलियन टन का भी पैदा करते थे तब उनके जीवन में तकलीफ नहीं थी, और आज वो 350 मिलियन टन पैदा करके दे रहे हैं देश को, तो किसान तकलीफ में क्यों है? तो क्या निकलता है कि यहाँ पर उसकी कोई लागत नहीं थी, लागत थी जीरो। अपना बैल, अपना श्रम, अपना दिमाग, अपना बीज, कुछ चीज खरीदते थे क्या? अब क्या हुआ, बीज लेना है, उर्वरक लेना है, बोरिंग कराना है, ट्रैक्टर के औजार लेने हैं, दवाई लेना है, कटाई का देना है, मड़ाई का देना है। अब खर्चा ही खर्चा है। तो खर्चा क्या हुआ कि यहां हम 60 मिलियन टन पैदा कर लेते थे बिल्कुल आराम से, और अब क्या करते हैं 300 मिलियन टन, इतनी वैल्यू का तो खर्चा हो गया, बचा 50 मिलियन टन। आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, तो क्या हुआ, सरकार ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुमको लोन दे देते हैं। हमने फिर भी नहीं समझा, हमने फिर भी नहीं था। तो मैं क्या समझाता हूं, मैं केवल इतना समझाता हूं मित्र कि खेती खेत में करनी है तो हम सबसे पहला प्राकृतिक खेती में सोचें कि हमको खेत कैसे ठीक करना है। बात समझ गए ना? खेत को हम कैसे ठीक कर दें ताकि ना हमें उर्वरक की जरूरत पड़े, ना पेस्टिसाइड की जरूरत पड़े, ना सिंचाई की जरूरत पड़े, ना उन्नतशील बीज की जरूरत पड़े, बस क्या हो, खेत ठीक हो जाए। तो खेत को ठीक करने में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब खेत को कैसे ठीक करेंगे, करना क्या है, खेत में हमें ह्यूमस बढ़ाना है। अब देखिए, एक किसान बहुत अच्छा है, जागरूक है, हमसे पूछा कि साहब ह्यूमस बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो हमने कितना जमीन है, बोले साहब 1 हेक्टेयर जमीन है। तो हमने कहा 1 हेक्टेयर जमीन में आप एक काम करो, 2 साल तक लगातार 150 कुंटल गोबर की खाद डालो, इससे ह्यूमस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका खेत, अब देखिए पूरी बातें नहीं हो रही, हमने कहा कि 150 कुंटल 2 साल गोबर की खाद डालोगे तो ह्यूमस बढ़ जाएगा। अब उसके खेत में मेड़ नहीं है और खेत में थोड़ा सा स्लोप है। अब बेचारे ने मई जून के महीने में वो गोबर की खाद उसने डाल दी। 28 जून को पानी बरसा तेज, तो धनीराम नाम का किसान था जिसने 150 कुंटल खाद डाली। 28 जून को पानी बरसा, खेत में था थोड़ा सा स्लोप, खेत में मेड़ नहीं थी, और वो जो 150 कुंटल गोबर की खाद डाली थी गर्मियों में सूख चुकी थी, बिल्कुल हल्की हो गई थी। वो पानी में बह करके मनीराम के यहाँ चली गई। वो किसान अगले साल हमसे पूछता है कि साहब आपने कहा था कि खाद डालने से पैदावार बढ़ती है, हमें तो साहब कोई रिस्पांस मिला नहीं। फिर मैंने पूछा खेत में मेड़ थी, बोले ना खेत समतल था ना। तब मुझे याद आया कि बाप रे बाप, इसकी तो मेहनत बेकार। तो पहला काम मैं क्या कहता हूं कि खेत को अगर सही करना है, खेत में ह्यूमस बढ़ाना है, तो पहला काम है खेत की मेड़ बनानी है। ध्यान रखना आप, खेती में अगर आपको धनाढ्य बनना है, खेती में अगर आपको तकलीफों से बाहर निकलना है, तो खेत की मेड़, कौन सी मेड़, जिस मेड़ से पानी निकल के बाहर जाता है। हम चारों मेड़ नहीं कह रहे, 1 मेड़, 1.5 मेड़, 2 मेड़, 2.5 मेड़, जहां से पानी निकल के बाहर, उस मेड़ को हमें बढ़िया मजबूत बना देना है। 2.5 फुट 3 फुट चौड़ी और 1.5 फुट ऊंची। मेड़ बनाने से क्या 2 काम हुए।
अब आपके खेत में जो धरती माता कुछ बनाती, हर साल माँ बेचारी भोजन बनाती है, किसके लिए? आपके लिए और एंटायर जीव जगत के लिए। माँ का काम है हर जीव को पालना, सिर्फ इंसान को नहीं पालना। चिड़िया को पालना, मेंढक को पालना, तितली को पालना, चूहे को पालना, हिरन को पालना, खरगोश को पालना, जितने भी धरती पर जीव रहते हैं, माँ कहती है हम सब के लिए भोजन बनाएंगे, आपका भी बनाएंगे और सबका बनाएंगे। ठीक है ना? तो कहां से बनाएगी? जब माँ, जैसे एक गर्भवती माँ होती जो बच्चे को जन्म देती है, तो वो ये चाहती है कि मैं बच्चे को स्तनपान कराऊं, दूध पिलाऊं। तो वो 2 रोटी ज्यादा खाती कि नहीं खाती? मट्ठा पीती कि नहीं पीती? क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को पालना है। तो धरती को तो निरंतर अपनी संतानों को पालना है, इसलिए धरती अपनी उर्वरता को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हम उसमें बाधा बने हैं। वो बनाया करती है, लेकिन हमारे यहाँ मेड़ नहीं है, तो हर साल जो बनाती है सब बह के नदी नालों में। तो पहला काम है मेड़। पहला काम क्या हुआ? मेड़ बनानी है। दूसरा, इसलिए मेड़ इसलिए बनानी है क्योंकि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। पानी नहीं होगा तो फसल होगी क्या? और पानी है कहां? पानी का सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा। अगर वर्षा के पानी को मैं समझ लेता तो शायद मुझे बोरिंग की जरूरत, जैसे मैंने बताया सन 70 के दशक में चना, मटर, मसूर, दलहनी, तिलहनी सारी फसलें बिना पानी के, अगर मैंने बारिश का पानी रोक लिया मेड़ बना करके, तो यहाँ जीवांश बहने नहीं पाया और कुछ नमी भी बढ़ गई, तो ये जीवांश कार्बन जो 0.3 है वो 0.4 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 0.6 होगा। 3 साल के मेहनत के बाद ये जीवांश कार्बन 0.6 हो जाएगा। फिर भगवान कसम आपको ये जो चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ है ना, आप फिर वहीं पहुंच जाओगे। हमें बोरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 साल 4 साल के प्रयास के बाद क्या पता चला कि हमें बोरिंग की ज़रूरत, और क्या हुआ? हमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत। और क्या हुआ? जब यहाँ पत्तियाँ सड़ेंगी, गलेंगी, जीवांश बढ़ेगा, तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो मेड़ बना करके हमको क्या करना है कि वर्षा का पानी रोकना है, जो जमीन ने भोजन बनाया उसको बह करके बाहर जाने नहीं देना। दूसरा काम क्या करना है? मेड़ पर वृक्ष लगाने हैं। वृक्षारोपण। जीवन के बारे में कहा गया, जीवन है ही जीव और वन। रियलिटी, जीवन है ही जीव और वन। बिना जीवों के, बिना वनस्पतियों के आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि इस धरती को, जो मैं धरती बात पे बात करता हूँ, खेत को मजबूत बनाना है, धरती माँ को उन्नत बनाना है। तो धरती माँ को उन्नत कौन बनाता है? हम तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हम तो व्यवस्थापक हैं, हम तो मैनेजर हैं, हम तो केवल मैनेजमेंट करेंगे। इस धरती को अच्छा बनाएगा कौन? इस धरती को अच्छा बनाएगा वृक्ष और जीव, जंगल और जीव। क्योंकि इस धरती को कभी बनाया भी था इन्हीं 2 लोगों ने। धरती क्या इंसान ने बनाई है ना? जब धरती बन गई, जब धरती संपन्न हो गई, तब इंसान यहां आया है। और परमात्मा ने कहा कि इंसान तू जा, तेरे लिए सब कुछ मैंने ओके कर दिया है, तुम बस प्रेम से रहना, उस व्यवस्था को डिस्टर्ब मत करना, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे फोर फादर जब तक इस बात को समझ रहे थे, यानी जब मैं कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षता, प्रकृति की रक्षा ही, प्रकृति की सुरक्षा से, प्रकृति की रक्षा से ही हमारी रक्षा संभव है। तो वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण अपने हिसाब का नहीं करना। जैसे आज की तारीख में लोग जब बाग लगाता है ना कोई व्यक्ति, तो क्या करता है, क्यों बाबूजी ये 1 एकड़ में कितने लग जाएंगे पेड़? तो रियलिटी जो बीजू पौधे होते थे, मजबूत पौधे होते, तो 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा जो 25 पेड़। अब क्या हुआ, 1 एकड़ में लग जाते हैं 250 पेड़, छोटे छोटे हाइब्रिड कलमी।
ये वृक्ष नहीं है, ये झाड़ हैं। मैंने यहां लिखा है वृक्षारोपण। वृक्ष का मतलब है कम से कम 30-35 फुट लंबा, बहुत घना। महुए का, पीपल का, जामुन का, नीम का, ये वाले जो पेड़ होते हैं ना, ट्रेडिशनल पेड़, क्योंकि ट्रेडिशनल पेड़ों में ही चिड़ियों का आकर्षण है। चिड़ियां वहीं रहेंगी जहां पीपल, बरगद, पाकड़, महुआ, जामुन, नीम होगा। आप सोचो आंवले का बाग लगाएंगे, अमरूद का बाग लगाएंगे, चिड़ियां आएंगी? कभी नहीं है, क्योंकि वहां चिड़ियों को निरंतर भोजन। लेकिन पीपल का, पाकड़ का, महुए का, बरगद का, जामुन का, नीम का पेड़ है तो हमेशा चिड़ियां बनी रहेंगी। जब चिड़ियां होंगी तब आपका इंसेक्ट कंट्रोल होगा। तो मेड़ बनानी और फिर क्या करना है? वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने। तो मेड़ बनने से जो चीजें धरती ने बनाई वो बह करके बाहर नहीं गई। दूसरा, वर्षा का पानी रुक गया, फिर पेड़ लग गए। तो पेड़ वर्षा को ज्यादा लाते हैं। जहां जंगल ज्यादा होंगे वहीं पर वर्षा ज्यादा होगी। राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर में वर्षा जो है 150-200 मिलीमीटर होती है। तो पानी का स्रोत क्या है? वर्षा। जैसे अभी हमारी आदत क्या पड़ गई, वर्षा की जरूरत है नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वर्षा की कोई जरूरत नहीं है, हो या ना हो। तुम्हारे पास तो एसोर्ड इरिगेशन है ना, बोरिंग है ना, पानी है ना 250 फुट, समर चल रही है ना। मैं ऐसे बेवकूफों से पूछता हूं कि कल ये पानी 40 फुट पर था सन 60-70 में, फिर ये पानी 90-2000 के दशक में चला गया 80-90 फुट, फिर 2000 के आसपास चला गया 180 फुट, आज ये पानी चला गया 250 फुट। यानी हर 10 साल में पानी 50 फुट नीचे खिसक जाता है। और अब हम दूसरी एक्वाफर पर चल रहे हैं। अब अगर 280 का पानी सूखा ना, जहां 280 फुट का पानी खत्म होगा वहां पानी आपको 600-800 फुट पर नीचे मिलेगा। अब 450 फुट पर पानी नहीं है। और जब वो 650-800 फुट पर पानी मिलेगा तो वहां पानी की मात्रा बहुत कम है। ऐसे मैं समझता हूं कि अब आदमी का भविष्य, अगर आदमी प्राकृतिक खेती की ओर नहीं लौटा तो आदमी की जिंदगी अब लंबी नहीं है, सबको मरना ही मरना। ठीक है ना? तो धरती को हमें सुधारना, क्योंकि इसको मैं माँ कहता हूं, धरती माँ। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो खेत में हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? खेत में ह्यूमस बढ़ाना। उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है खेत में, ह्यूमस बढ़ाना। और ह्यूमस बढ़ाने के लिए हमको 2 काम करने। बेसिक काम तो ये हुआ कि मेड़ नहीं बनेगी तो हर साल जो ह्यूमस वहां बनेगा वो बह जाएगा, इसलिए जो ह्यूमस बना वो बहने ना पाए, इसलिए मेड़ बना दी। दूसरा, मेड़ बनाने से नमी भी ज्यादा होगी। तो नमी में ही कोई चीज सड़ती है। जब एक घास फूस है, पत्ता है, जड़ है, तना है, वो हमेशा कब सड़ेगा? सूखा जब तक रहेगा कभी ह्यूमस नहीं बनेगा। जब उसमें नमी होगी तभी ह्यूमस बनेगा, इसलिए नमी का होना जरूरी है। दूसरा क्या? वृक्षारोपण के एक और लाभ है। इस जमीन में नाना प्रकार के लाभदायक जीवाणु होते। ह्यूमस बनाएगा कौन? तो ह्यूमस बनाने का काम करती है स्यू की सेना, स्यू की बारात। ये स्यू में एक इंडस्ट्री है। ये धरती माँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सारी इंडस्ट्रियां इसी से चल रही हैं। और इस इंडस्ट्री को हम पढ़े लिखे लोगों ने नहीं समझा। जैसे लोहे की सरिया बनाने वाली फैक्ट्री है, अगर उसमें स्क्रैप ना बचे, लोहे का दाना ना बचे, तो वो सरिया बनेगी क्या? मजदूर हैं, मशीनरी है, लेकिन स्क्रैप नहीं है तो कारखाना बंद हो जाएगा। अगर किसी इंडस्ट्री में स्क्रैप लोहे का है लेकिन मजदूर हड़ताल कर दें तो कारखाना, अगर स्क्रैप है, मजदूर भी हैं और उसकी जो मैकेनिज्म है लोहा को पिघलने की, पिघल करके राड बनने में, अगर वो मैकेनिज्म फेल हो जाए तो भी इंडस्ट्री।
तो ये जो धरती रूपी इंडस्ट्री है, इसका खेल देखिए। सारी इंडस्ट्री दुनिया भर की इसी से चल रही है। दुनिया में जितने भी कारखाने, उनका रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? सब धरती से आ रहा है। चाहे मिनरल्स निकाल करके कोई इंडस्ट्री चला रहा हो, चाहे इससे जो है धातुएं निकाल करके कोई इंडस्ट्री चला रहा हो, चाहे इससे कोयला निकाल करके कोई इंडस्ट्री चला रहा हो, चाहे इससे डीजल पेट्रोल निकाल करके कोई इंडस्ट्री चला रहा हो, चाहे खेती से कुछ पैदा करके जो खाद्य पदार्थों की इंडस्ट्री चल रही हो, इंडस्ट्रियां सारी किसकी बदौलत चल रही हैं? इस धरती की इंडस्ट्री की बदौलत। और धरती की इंडस्ट्री की मैकेनिज्म क्या है? धरती एक कारखाना है और इसमें इसका जो रॉ मटेरियल है वो कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ, जिसको मैंने कहा आजकल ट्रेंड आया है कि इसको आग लगा के जला दो, खेत को साफ कर दो। कार्बनिक पदार्थ को आग लगा के जला देने की एक परंपरा बहुत प्रचलित हो गई। दूसरा, खेत में जो खरपतवार हैं, जो घास हैं, उनको बीडीसाइड डाल करके मार देने की परंपरा। तो इस इंडस्ट्री को दो ही रूप से रॉ मटेरियल मिलता था, या फसलों के अवशेष से मिलता था, या पशुओं के मलमूत्र से मिलता था, या खेत में जो वीड्स उगते थे उनको वहीं उखाड़ के डाल देने से मिलता था। आज मैंने वीड्स को मारा खरपतवारनाशी रसायन से, और फसल काटने के बाद जो फसलों का अवशेष मिला उसको मैंने लगा दिया आग, तो इस जमीन में रॉ मटेरियल की कमी हो गई। तो पहला काम है, इस धरती में जितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ हम प्रयोग कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो हमें डालना है। अब साहब कार्बनिक पदार्थ तो चला गया, अब इस कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस बनाना है। तो ह्यूमस कौन बनाएगा? ह्यूमस में कन्वर्ट करने की इंडस्ट्री है सूक्ष्म जीव। कोई कार्बनिक पदार्थ, जैसे हम रोटी खाते हैं ना, अगर हम गेहूं ना खाएं, चना ना खाएं, तो क्या होगा उस चने का, गेहूं का? तो हम उसको इसलिए नहीं खाते हैं, हम चने को, गेहूं को, सब्जी को खा करके इसलिए नहीं खाते कि मुझे मल विसर्जित करना है। मल विसर्जित हो जाता है, हम तो भूख मिटाने के लिए खाते। ऐसे ही जो खेत में पदार्थ है, खेत में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, वो इसको इसलिए खाते हैं कि ये उनका भोजन है, और फिर उनसे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो जब खा करके मल विसर्जित करते हैं या वो स्वयं मरते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणुओं ने जो चीजें खाई, उसके बाद जो प्रोडक्ट हुआ उसका नाम है ह्यूमस या जीवांश। अब ये जीवांश आ गया साहब। देखना, दुनिया में दो चीजें हैं। इस धरती में एक जड़ जगत है, चितजल पावक गगन समीरा। धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, इसको क्या बोलते हैं? जड़ जगत। और दूसरा एक चेतन है। चेतन में दो चीजें हैं। चेतन में क्या है? वनस्पतियां हैं पहले, और दूसरे क्या हैं? जीव हैं। दो चीजें हैं। आपको या तो आंखों से घास फूस पेड़ पौधे दिखेंगे, या कौआ बिल्ली चींटी चींटा ये दिखेंगे। दो ही चीजें तो दिखेंगी। जलचर, थलचर, नभचर ये जीव हैं, और समुद्र में और धरती के ऊपर जो पाई जाने वाली नाना प्रकार की वनस्पतियां, वो वनस्पति जगत है। तो दो की रोजी रोटी कैसे चलती है आपस में? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वनस्पतियों के बीच में और हमारे बीच में एक आपसी सहमति। क्या है? ये पेड़ कहता है कि हे मित्र, तुम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ोगे उसका मैं सदुपयोग कर लूंगा, और हमने कहा तुम जो ऑक्सीजन पैदा करोगे वो हम सदुपयोग। देखिए,
श्वास लेने में। ये फसलें भी, ये वनस्पतियां भी श्वास लेती हैं, लेकिन ये श्वास के माध्यम से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, जो जीव जगत ने छोड़ी। और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये कार्बोहाइड्रेट भोजन बना करके, लकड़ी बना करके, फल और सब्जी बनाने के बाद ये ऑक्सीजन देती हैं, जो फिर मैं ले लेता हूं। तो इनकी ऑक्सीजन भी मैंने ली और इनका खाद्यान्न भी, फल सब्जी भी मैंने खाई। और इन्होंने हमसे क्या लिया? इन्होंने हमसे दो चीजें ली, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली और मेरे मरने के बाद मुझको ले लिया। जब जीव मरेगा, कोई भी जीव, और धरती में मिलेगा, तो वनस्पतियां उस जीवांश का उपयोग, वनस्पतियों का भोजन क्या है? यही सत्य है। और जब वनस्पतियों को जीवांश मिलेगा तो वनस्पतियों का जो भोजन होगा वो उसमें स्वाद होगा, उसमें भरपूर पौष्टिकता होगी। हमको बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं होगा, मुझे बीमार ही नहीं होना पड़ेगा। जमीन में जब जीवांश होगा तो ना बीमारी फसल में होगी, ना बीमारी इंसान में होगी। तो अभी सारी दुनिया ने आपको इस जीवांश नाम की वस्तु से काट रखा है कि इसकी कोई चर्चा नहीं। चर्चा करेंगे हम 17 पोषक तत्वों की। इसी में उलझा के रखा है पूरी दुनिया। नाइट्रोजन ये काम करती है, फास्फोरस ये काम करता है, पोटास ये काम करता है। फिर आगे चल के क्या हुआ? आपके शरीर में भी आयरन की गोली खाओगे तो ऐसा होगा, जिंक की गोली खाओगे तो ऐसा होगा, कैल्शियम की गोली खाओगे तो, यानी कि केवल जमीन मेरी ठीक हुई, जमीन में मैंने केवल ह्यूमस बढ़ा दिया तो दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। ना मेरी कोई वनस्पति बीमार होती है, ना वनस्पति को कोई रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, ना फसलों में कोई बीमारी लगती है। और ऐसा भोजन जिस वनस्पतियों को जब जीवांश मिलता है तो उनमें स्वाद होता है, पौष्टिकता होती है, तो आदमी भी बीमार नहीं होता। लेकिन सारी दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं वो क्या चाहते हैं कि ये सत्य किसी को पता ना चले, क्योंकि ये सत्य जीवांश का, धरती माता का सत्य अगर पता चल गया सबको, तो सुनिए आप, धर्म के ठेकेदार की कथा कौन सुनेगा? बोलो। जो धर्म के ठेकेदार कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, कौन सुनेगा? क्योंकि मुझे तो सत्य पता चल गया। तब मेरी फसलों को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, तो मेरा कारोबार, एग्रीपेनोर का कारोबार कैसे चलेगा? और जब मैं हेल्दी हो गया, मुझे जुकाम ही नहीं होता है, तो चिकित्सा विज्ञान का कारोबार कैसे चलेगा? तो सनातन में सुन लेना आप, जो हम सनातन की बात करते हैं ना, सनातन का सत्य जानते हो क्या है? जब भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जब भी पूरे देश में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो क्या बोला जाता है? बोलो सत्य सनातन धर्म की। और रियलिटी बता दूं, दुनिया को बता ही नहीं जा रहा कि दुनिया का सत्य क्या है, दुनिया का सनातन क्या है और दुनिया का धर्म क्या है। तो अभी तो हम सब लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन मैंने कहा ये पूरी धरती माता तो रो रही है। धरती जब रो पड़े, जल भगवान का रूप देखिए। भगवान में जो 3 शब्द हैं, भूमि, जल और वायु, आकाश और सूरज निरंतर है, इनका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आकाश में मैं क्या बिगाड़ सकता हूं या सूरज का मैं क्या बिगाड़ सकता हूं? लेकिन हां, हमारी अज्ञानता से धरती अनफर्टाइल हो सकती है, हमारी अज्ञानता से धरती के नीचे का पानी खत्म हो सकता है, हमारी अज्ञानता से जंगल कट सकते हैं। तो धरती का मतलब है 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु। देखिए, 5 महाभूत देव, 5 देवता बताए गए, धरती पानी हवा आकाश अग्नि। लेकिन जब मैंने ये कहा 3 देव रक्षा करें, रक्षा तो मेरी 5 देवता करते हैं, धरती पानी हवा आकाश अग्नि। लेकिन मैंने कहा 3 देव रक्षा करें, धरती पानी और हवा, अग्नि आकाश का नाम नहीं लिया। क्यों?
क्योंकि 5 की बात इंसान से ना करो, ये कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ये पगला ना जाए, इसलिए 3 की बात करो, क्योंकि 3 के बारे में ही इसको सोचना है। तो मैंने क्या बोला, आपको धरती के बारे में सोचना है और जल के बारे में सोचना है और वायु के बारे में सोचना है, बस। जल माने जलाशय, वर्षा और जलाशय, वायु माने जंगल, धरती माने धरती माँ। धरती माने, मैंने बोला धरती से जमीन जब बीज बोते हो धान का, चने का, मटर का, तो धरती से केवल 5% ऊर्जा लेता है। और जलवायु, जल और वायु, देखिए आप शब्द दो एक है जलवायु, लेकिन यहां पर 2 चीजें, यहां पर विष्णु भी है और ब्रह्मा भी है। वायु माने, जल माने, आप वेद पढ़ो ना, विष्णु का वास कहां है? जल में। ब्रह्मा जी का वास कहां है? वृक्षों में। शिव का वास कहां है? धरती में। ये धरती ही शिव है। तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा, 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्राकृतिक खेती में हमें क्या समझना है कि हम ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप, विष्णु का वास्तविक स्वरूप और शिव का वास्तविक स्वरूप, हम शिव के वास्तविक स्वरूप को जिंदा बनाए रखेंगे, हम विष्णु के वास्तविक स्वरूप को जिंदा बनाए रखेंगे, हम ब्रह्मा जी के वास्तविक स्वरूप को जिंदा बनाए रखेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी आपको 21,000 बार ऑक्सीजन देते हैं, विष्णु भगवान 10 बार पीने का निर्मल पानी देते हैं, धरती माता 2 बार आपको शुद्ध भोजन देती है। लेकिन अब सुनना, जब जंगल कट गए तो इस एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन कम हो गई, तो श्वास लेने में दिक्कत होने लगी और जो इनर्ट गैसें आ गई, उसकी वजह से मुझको बीमारियां बढ़ने लगी। जब बारिश का पानी नहीं रोका तो 280 फुट से जब पानी निकाले तो उसी में तो हैवी मेटल्स हैं। जब तक हम 40 फुट कुएं का पानी पीते थे तब हैवी मेटल्स की कोई चर्चा थी, क्योंकि समुद्र से निर्मल शीतल जल इवेपोरेट होकर के बारिश होती। आरओ का इतना बड़ा सिस्टम ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी मिल करके कर रहे थे कि आपको आरओ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो आरओ का पानी फिल्टर करके पूरे देश को बांटता है ब्रह्मा, लेकिन हम उसको बह जाने देते। इसीलिए मैंने कहा मेड़ बनाओ। तो मेड़ बना लिए और पेड़ लगा लिए। जब मैंने कहा था मेड़ बनाओ तो विष्णु की पूजा हो गई, पेड़ लगाओ तो ब्रह्मा जी की पूजा हो गई। धरती में आप कार्बनिक पदार्थ डालोगे तो शिव की पूजा। यही ब्रह्मा विष्णु महेश की असली पूजा का मकसद है। अगर ये पूजा धरती के लोगों ने नहीं की तो फिर सुनना, जिस दिन धरती बंजर हो गई, हो ही गई, जिस दिन पानी खत्म हो गया, हो ही गया, जिस दिन ऑक्सीजन की मात्रा इस एटमॉस्फेयर में कम हो गई, जैसे हो ही गई, तो फिर एक पांव के बल खड़े होकर के, जैसे पौराणिक कथाओं में लिखता है कि भागीरथ हिमालय पे गए और एक पांव के बल खड़े हो गए। तो मैं कहता हूं पूरे दुनिया का 8 अरब आदमी एक पांव के बल खड़े होकर के अपने अपने अल्लाह की, अपने अपने शिव की, अपने अपने गॉड की उपासना करने लगेगा। पूरा आदमी एक पांव के बल खड़ा होकर के, और एक बूंद पानी अगर परमात्मा आपको दे दे तो कहना, क्योंकि परमात्मा कहता है इस तरीके के आडंबर आप नौटंकी कर क्यों रहे हो? हमारा वास्तविक स्वरूप तुम्हारे सामने है, इसको देखो और आगे बढ़ो। लेकिन हमको यहां कष्ट है, मेल फावड़ा कौन चलाए? तो कैलेंडर में शिव की पूजा कर लो। पेड़ कौन लगाए? तो कैलेंडर में जो है ब्रह्मा जी की पूजा कर लो। शॉर्टकट। और सत्य क्या है? इन्हीं पूजाओं में धर्म गुरुओं को आनंद है। अगर दुनिया का आदमी ये धरती की, जल की, वायु की पूजा करने लगा, अब ये बताओ धर्म के नाम पर जो आपको ठग रहे हैं वो ठग पाएंगे? आप तो दिल खोल के डंके की चोट पर कहते हो कि महाराज जी माफ करो, हम तो ब्रह्मा जी के, भगवान के एकदम से नजदीक हैं और ब्रह्मा जी भगवान की, शिव की अनुकंपाएं निरंतर हमको प्राप्त हो रही हैं, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत। अरे हम भगवान की औलाद है तो भगवान को सीधे सीधे बात करेंगे ना। भगवान कोई आरटीओ ऑफिस है क्या, कि कलेक्टर साहब का ऑफिस है, कि जहां दलाली चलती है? तो हम भगवान की संतान है, हम सबको भगवान से सीधे सीधे बात करनी चाहिए और भगवान के बारे में हमको जो करना चाहिए वो करें, और भगवान को जो करना है हमारे बारे में वो करेगा।
जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं। पकड़े नंद किशोर तो मित्र, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। तो आपको मैंने बताया किसान का धर्म है केवल धरती माता की सेवा करे, और धरती माता की सेवा करते करते मेड़ बना लेगा, पेड़ लगा लेगा, तो ये समझ लो तीनों देवों की कृपाएं आपको मिल जाएगी। नमस्कार।